श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। श्रोताओं, हमारा प्रयास है कि 2022 जो चुनावी वर्ष है उसके लिए हमारे क्षेत्र से तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं या चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुमाऊं वाणी का प्रयास है कि हम उन सभी क्षेत्रीय दावेदारों के साथ बात करें जो चुनावी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि उनकी सोच, उनका विचार आम जनता तक पहुंच सके और जनता भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्रतिनिधि के बारे में सोचना शुरू कर सके। इसी क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सागर पांडे जी। पांडे जी जो हैं MBA कर चुके हैं और साथ में MSW भी किया है और 2014 से सन 2019 तक अपने गांव के ग्राम प्रधान भी रहे हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य नैनीताल हैं। पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद कार्की जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं भी काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं आपके यहाँ पर रेडियो कुमाऊं वाणी में पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सभी जितनी जनता है मेरे साथ, उनका सहयोग है। और मुझे आज एक वाकया भी याद आ रहा है। मेरी अम्मा जो हैं अभी एक्सपायर हो गई हैं बहुत पहले। तब हम छोटे बचपन में शायद 12 करता था मैं। अच्छा। उस समय पर वो कहती थी, जब हरेला का त्यौहार आता था तब कहती थी, जीरे जागरे बैसरे यो दिन ओने रोन हम तू हम कहीं भिड़ते रहे। तब वो कहती थी, शोजस तरान हो और शाविक जे बुद्धि हो और गौंक पटवार हुए और गौंक प्रधान हुए। तो मैं सोचता था यार कि आमा कहते रही, क्योंकि 12 में थे हम लोग का ऐसा इंटेंशन ही नहीं था कहीं पर मतलब इस तरह से ग्राम प्रधान बनने का। हाँ, मैं ये सोचता था कि हाँ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो पटवारी बन जाएंगे, लेकिन ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि गौंक प्रधान है जोन। तो 2014 में उसका आशीर्वाद मिला। बिल्कुल। और पूरे जितने भी मेरे गांव वाले हैं, मैं शुक्रगुजार हूं सभी का। सबों को बहुत धन्यवाद। पूरी जिला पंचायत में जितना क्षेत्र से उन्हें सबों को धन्यवाद कि आप लोगों को वजह में आज यहाँ कुमाऊं वाड़ी में आ रही हूँ। बिल्कुल जी। लेकिन ये बात भी सही है कि पूर्वजों का जो है अपने परिजनों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। और आपने MBA किया सर जी, और MBA करने के बाद अच्छी खासी सैलरी पैकेज मिल रहा होता आपको जी। आप गांव की तरफ, क्योंकि आज हम देखते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी बह के नीचे की तरफ जाता है, तराई की तरफ। हाँ। और हो सकता है रोजगार के लिए या अच्छे पैसे के लिए। तो आप MBA करने के बाद अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद पहाड़ की तरफ आ गए, ये कैसा? कार्की जी, जरूरी भी है। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका, सब लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि एक अच्छी खासी नौकरी मिले, अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिले। तो मेरा उद्देश्य भी यही था, लेकिन पहले से थोड़ा सा सामाजिक था, इस वजह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो HR एग्जीक्यूटिव था मैं गुड़गांव में, एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दिल में था कि यार सब कुछ छोड़ के मैं इतनी दूर आ गया हूँ, अपने लोगों को छोड़ के आ गया हूँ, अपने समाज को छोड़ के आ गया हूँ, अपने गांव में जिन लोगों के साथ खेलता था कूदता था उन सबको छोड़ के आ गया हूँ। तो डिसीजन लेना भी बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि वहाँ से छोड़ना है सब कुछ और उसके बाद वापस आना है। तो निर्णय बहुत कठिन था, लिया कठिन निर्णय, और उसके बाद वापस आए अपने गाँव में। फिर वहीं से अपना पॉली हाउस का काम शुरू करा मैंने। अभी हम लोग पॉली हाउस में फूल लगाते हैं, उसी का काम चलता है जी। तो जो MSW किया आपने, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जी, तो ये भी इसी सोच की परिणति थी या फिर क्या था? जी। किसी ने सजेस्ट किया कि MSW कर लो और कर लिया आपने? नहीं, अब अच्छा। वो फिर पूरा मतलब अपना रुझान ही उसी तरफ था, समाज सेवा, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कहीं कुछ दिखाना है, खुद को साबित करना है। तो उसके बाद ही मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क करा। और मैं चाहता भी हूँ लोगों को कि मतलब जिस तरह से अभी हम ग्राम प्रधान था, फिर जिला पंचायत था, ये चीज़ें ठीक है अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना भी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। जरूर। तो इसलिए ये भी जरूरी था। बिल्कुल। तो आपने राजनीति में कदम रखा, आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं जी। तो क्या ये चीज़ें राजनीति से ही ज़्यादा अच्छे से पूरी कर सकते हैं, ऐसी धारणा थी या फिर कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि आप अभी राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं।
हाँ, अब इसको लोगों ने इसी तरह से मोड़ दिया है, क्योंकि अच्छा। मैं तो इसको हम लोग चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हमारा परिवार भी नहीं चाहता था कि राजनीति में जाएं। हाँ, हाँ। शिक्षित परिवार है, सभी लोग टीचर, बिल्कुल। बाबूजी टीचर हैं, हाँ। टीचर रिटायर हैं। हम्म। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बेस होता है राजनीति से, अगर समाज सेवा कहीं ना कहीं जाना है तो राजनीति का एक पद जरूर होना नहीं, चाहिए। अगर राजनीति नहीं करता व्यक्ति, वो भी राजनीति ही है जी। एक तरीके से। जी। स्ट्रेटजी तो है हाँ। कि मैं भाई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, वो हाँ। मेरी स्ट्रेटजी है। हाँ। तो राजनीति तो कहीं पर भी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे तो अभी भी पसंद नहीं है, कोई नेताजी कहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी होगी, और नेताजी कैसे हैं। नहीं, खैर ऐसी बात भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये था जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग शामिल हुए हैं राजनीति में। बिल्कुल। वहाँ पर दायरा ठीक था। नहीं, असल में राजनीति का मतलब तो एकदम साफ और स्वच्छ था जी। लेकिन अगर उसको लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं तो ये हमारी कमियों की वजह से ही इसको हम ही लोगों ने दूषित किया है। जी। एक बात अभी सुनने में आई, और कि आप भी आपकी तरफ से शायद अपने को आगे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां अभी आपकी ओर से की जा रही हैं क्षेत्र में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं मैं पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के जो कारवां को आगे बढ़ा रहा हूँ, और निश्चित तौर पर जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, एक अच्छी सुलझी हुई पार्टी है और उसमें कोई भी राजनेता पैदा नहीं है। जितने भी लोग हैं सब IAS क्वालिफाइड। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं तो वो कोई बैकग्राउंड उनका राजनीति से रिलेटेड नहीं है। तो लगा कि यार कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधाराएं भी केवल विकास से ही संबंधित हैं। तो हम लोगों ने पूरा, जितने भी हमारे अपने ग्रुप सर्किल था, जितने लोग पहले से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि यार क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि यार अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, तो क्यों ना उत्तराखंड में भी काम किया जाए। जैसे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मुद्दे हैं जो हमारे प्राथमिक इश्यूज़ कहे जा सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य है, वहाँ पर बेहतर काम करा है, नो डाउट। मतलब आप भी अगर सुनते होंगे तो दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करा है। साथ ही एजुकेशन का देखिए उन्होंने कितना अच्छा वहाँ पर मॉडल प्रस्तुत किया है। पहले दिल्ली बोर्ड था, अभी तो उन्होंने इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को शामिल कर लिया वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आने वाली जनरेशन उनके लिए वो काम कर रहे हैं, न कि मतलब लड़ाने और तमाम हम जो जिस तरह से यहीं पर ही ग्रुपों में लड़ रहे हैं। इस पर आगे बात करते हैं। मैं ये कह रहा था कि अभी आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं क्षेत्र में, किस तरीके से काम कर रहे हैं अभी क्षेत्र में? हम लोग जिस तरह से आदेश आ रहे हैं दिल्ली से, अच्छा, जैसे अभी हम लोगों का 300 यूनिट बिजली गारंटी कार्ड आ रहा था। केजरीवाल जी का प्लान ये है कि मैं 4 या 5 ऐसे कार्ड लॉन्च करूं उत्तराखंड में, जो जीतने के बाद उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम लोग उनको प्रस्तुत कर सकें। जैसे कई नेता ये करते हैं कि वो लोग बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने खुद भी ये अनुभव किया है, कई और अलग पार्टियों में ये होता था कि भाई हम ये करेंगे, तमाम घोषणाएं कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी इन्होंने 300 यूनिट गारंटी कार्ड दिया था, बिजली कार्ड, जिसमें ये कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है उत्तराखंड में तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये अच्छी बात है जी। अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक हम प्रति परिवार को बिजली मुफ्त देंगे। जी, मिलनी चाहिए। उसमें कोई शक नहीं। क्या आपको लगता है कि अभी यहाँ के मुद्दों के हिसाब से बिजली मुद्दा होना चाहिए था या कुछ और भी होना चाहिए? सर, और भी मुद्दे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी रोजगार गारंटी कार्ड शुरू होने वाला है, क्योंकि ये रिएक्शन भी देखना जरूरी है। हम लोग तो चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या जो भी मुद्दे हैं यहाँ के, वो हम लोगों ने सुझाव दे के भेज दिया है आगे। ओके। तो अभी नया कार्ड आने वाला है, रोजगार गारंटी कार्ड। जैसे पंजाब में लॉन्च हुआ था गारंटी कार्ड, उसमें ये किया था कि आपको प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, और जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। चलो, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जी, और आप वाकिफ भी होंगे यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से। अगर मैं आपसे जानूं कि एज ए सागर पांडे, तो आपको कौन कौन से ऐसे इशूज दिखते हैं, मुद्दे दिखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर जो जरूरी प्राथमिकता के आधार पर जिन पे काम होने की जरूरत है? बहुत बढ़िया बोला आपने कार्की जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो काउंसलिंग हो, सभी प्रत्येक घर की, हर जगह की, समाज में। मतलब इस तरह से काउंसलिंग की जाए। हम लोग वाकई में सभी लोग कंफ्यूज हैं सर अभी। अच्छा। मतलब अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी लड़के ने पढ़ लिया 12 के बाद, उसको खुद कंफ्यूज है कि उसने करना क्या है। वो खुद तो कंफ्यूज है ही, उसके गार्जियन भी कंफ्यूज है कि कराएं क्या, क्योंकि करियर कुछ नहीं। अभी मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि जो भी पढ़ रहा है ना, वो खाली एक बुकिश नॉलेज है।
वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल कहीं एजुकेशन नहीं है। और साथ में जो हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं समाज के प्रति, हम उसमें भी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अच्छा। मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ही कर दिया जाए, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये देखता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं, हम उनको संस्कार देते हैं कि तुम्हारे जोले ठुल हैं सयान से, उनको तुम आदर सत्कार प्रणाम नमस्कार करन चाहिए। बिल्कुल। तो वही बच्चा जब मतलब अपने मार्केट से निकलता है तो कई ऐसे लोगों को देखता है जो शराब पी के गिरे हुए हैं, जिनको घर में उन्होंने ये गाइड दिया था कि यार तेर सयान से, तेर ताऊ हैं, तेर चचा से हैं। वो ये देखता है कि यार ये तो घर में कौन सी हो, तेर चचा हुनी यार ताऊ हुनी, और यहाँ पड़ी शराब पी। तो उसकी मानसिकता तो बदल गई ना। तो उसी मानसिकता को सही करने के लिए पहले हमने अपना समाज को ठीक करना पड़ेगा। ओके। और वही महिलाएं हैं, महिलाएं सुबह से शाम तक रोबोट की तरह काम करती हैं सर घर पे, और वो पूरी जिम्मेदारियां लेती हैं। क्या उनकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? क्या उनको नहीं लगता है कि हमें भी कुछ आज़ादी मिले? बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि कंफ्यूजन भरा है। एक तो युवाओं के संदर्भ में आप करें, और भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे काम करने की जरूरत? बिल्कुल सर, बहुत सारे इश्यूज हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन लोगों का डायरेक्शन। जैसे अभी मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, हमारी एक कर्नल कोठियाल जी हैं, अभी उनका यूथ फाउंडेशन एकेडमी करके एक चलती है, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा। अभी अक्टूबर या नवंबर में उनके बैच स्टार्ट भी हो जाएंगे। मैं आपके कुमाऊं वाणी के माध्यम से ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं, जो लोग आर्मी की अगर ट्रेनिंग या फिर भर्ती या चाहते हैं कि मैं आर्मी से जुड़ूं, अगर वो चाहते हैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, तो कर्नल कोठियाल जी के बैच शुरू होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना सारी ट्रेनिंग वो फ्री में कराते हैं। और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, मैंने सुना है कि कई लोग छोड़ के भी आ जाते हैं। मतलब हमें देखो ना, बहुत लोग मतलब तमाम दौड़ रहे हैं, फिट कर रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैंने असले महसूस करी, जो हमारे अपने परिवेश है, हमारा जो क्षेत्र है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं आगे को ना। आज हमारे इसमें क्षेत्र में ये तो चीज़ें हैं, उनको कहाँ से कैसे रोजगार दे पाएंगे? वो चाहती हैं लड़कियां स्वतंत्र होना और आगे काम करना। अब एक लड़की अगर ब्याही जाती है तो वो कल के दिन वही गोबर निकाले, वही जंगल जाए, वही कुछ करे। ग्रेजुएशन तो कर ही रही हैं आजकल की लड़कियां, कुछ तो कर ही रही हैं, कुछ इंटर नहीं कर पा रही हैं किसी मजबूरी से, तो हम तो चाह रहे हैं कि वो भी आगे पढ़ें। तो उसके लिए भी हम लोग एनजीओ में भी काम करते हैं। मैं इस कुमाऊं वाणी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी पूरी जनता को, जहां जहां तक ये मैसेज जाए, अगर कहीं पर आपको लगता है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, या फिर चाहते हैं कि इतना खर्चा कौन करे, तो हमारी एक संस्था भी है गोधार्मिक करके। अगर आप चाहते हैं कि उनका सारा खर्चा हम वहन करें तो हम इसको भी कर सकते हैं। गोधार्मिक क्या? जी हाँ सर, गोधार्मिक है। मैं हम लोग का अपना एनजीओ भी है। क्योंकि आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, गो मतलब गाय, और धर्म से जुड़ा कुछ इस तरीके का नहीं। गो धार्मिक का आप किसी तरह से अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ निकालने में तो बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है ये समझना बहुत जरूरी है इस समय पर। एक हमारी बहुत पहले एक भविष्य सेवा करके, भविष्य सेवा नाम दिया था हमने। उसमें हम लोग यही देखते थे कि यार किस तरह से काउंसलिंग करी जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हो गाँव में। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि गाँव में जो विकास होते हैं वो तो होने ही चाहिए, लेकिन गाँव में हम लोग लोगों को कैसे जोड़ें। हमारे जो ठुल चाहे ताऊ जी से हैं, ठुल बाप से हैं या चचा से हैं, वो चौराहे में ऑन पसंद न करना है कि लेके तुमको पत्ते से ब्याह माहौल कैसे जा। लेकिन हमने धीरे धीरे करके इस तरह से माहौल बनाया कि लोगों को हमने आमंत्रित करा, हम उनको तुम आवाज़ चौराहे में बैठे, लोगों से बात करो, अच्छी तरह से बात करो, क्यों माहौल इस तरह से बनाना है। तो कई चीज़ें इस तरह से आई कि हाँ 2014 में जब ग्राम प्रधान बना, उसके बाद कई चीज़ें बहुत अच्छी बन के आई। लोग बाग आते थे, अच्छी बातें होती थी। जो पुराने समय में चलता था, जिसमें पे रेडियो हुआ करता था, उसमें लोग बाग अपने चौपाई बैठाते थे, अच्छे खासे लोग जुड़ते थे और अच्छी बातें होती थी। वो अच्छी बातें गायब होती रह रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पारंपरिक जो हेल्दी लोक ज्ञान था, हाँ, वो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो उसको भी कहीं न कहीं संरक्षित करने की, आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिनको छोड़ने की जरूरत है, हाँ। लेकिन बहुत सारी चीजें अपनाने की जरूरत भी है, आगे बढ़ाने की। बहुत सारे लोग, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि रोड बनानी है, वो ये कह रहे हैं कि फील्ड बनाना है, वो कह रहे हैं कि स्कूल की इमारत बनानी है, ये सारी चीज़ें। तो जब अगर कल भगवान करे कि आपको जो आपका मिशन विजन है उसमें आप कामयाब हों,
हम तो यही चाहेंगे कि एक यूथ अगर इतना सोच रहा है तो कामयाबी मिले। पार्टी कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि समाज के लिए बेहतर काम करने वाला आगे आए। तो आप किन चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहेंगे पहले? बहुत धन्यवाद कार्की जी आपके शुभ आशीष के लिए। और निश्चित तौर पर अगर हम लगे हुए हैं जिस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर 2022 में हम लोग आगे आएंगे। और जो हमारे उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत बेहतर किया जाए। जी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अभी जो हम लोग चाह रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम हमें ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मान ले वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा, सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ दिखती है? हाँ राइट, मैं बता रहा हूँ। सिस्टम मली बड़ी तले जाने के सब खराब सरकार की जी। अच्छा, देखिए आप सुनिए ना, मैं वही प्राइमरी स्कूल बेटी पढ़ा, ठीक से, जहाँ से आपने भी पढ़ा होगा, वही प्राइमरी स्कूल से। और इंटर भी मैंने वहीं से करा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम करा। तो वो केवल मगा यह लागो कि वो टेक्निकल एजुकेशन से, मतलब तुम्हारे पास टेक्निकल एजुकेशन होनी ना, अपन कहीं ना कहीं तुमला अपन काम कर लेना जरूर। अब क्यों ना अचानक 9 BSc MSc करवे, लास्ट में काश्तकारी अपन घर आवेर करना, तो उसको एक नई टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिल रही। कहीं और कंफ्यूजन की बात तो नहीं है ना? जैसे उसने पढ़ा, BA किया, MA किया, उसके बाद घर में आ रहा हो ना, घर का पूरा हो रहा है वो, ना इधर का, तो एक कंफ्यूजन ऐसे भी हो रहा है मेरे ख्याल से। कंफ्यूज इसलिए नहीं है सर, आज युवा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वो आप इस चीज़ को मान के चलिए। मैं इस कुमाऊं वाणी के माध्यम से बता रहा हूँ कि नई युवा ना आज बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। आप उन्होंने पूछा, एक कई के नंतन का पूछ लिया, चल ग्रेजुएशन कर रहा, आज 1 साल हो गया होगा उसको ग्रेजुएशन करे हुए, उसने कितने फॉर्म भर दिए होंगे, सरकारी विज्ञप्तियां कई निकली हैं, उन्होंने कितने फॉर्म भरे होंगे, पूछिए आज कितने में निकल गया है, कितने में पेपर हुए हैं। या वो ग्राम विकास अधिकारी एक पेपर ऐसे हो गया, पूछिए, सारे हुए, सब कुछ भरा, फॉर्म भरी, रुपए लिया ली। आज एक बेरोजगार व्यक्ति से भी, एक जो बेरोजगार है उससे भी 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया लिया जा रहा है। हाँ, एक से लिया जा रहा है, लेकिन भर कितने लोग रहे पूरे उत्तराखंड में? 10 लाख से भी ज़्यादा लोग भर रहे हैं फॉर्म को। तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट चली जा रही है गवर्नमेंट को, लेकिन फायदा क्या निकल के आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज का युवा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। फिर जो स्ट्रेस में है तो फिर वो तमाम चीज़ें उसके शामिल हो जा रही हैं, और पेशेंस भी कम है उसको। पेशेंस होगा भी कैसे, क्योंकि उसको एक प्रॉपर एज भी चले जा रही है, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। घर वालों को नहीं यार तेरे ब्याह करने टाइम होगा, तो यहीं चली रहे आप, तो तैयारी करने से। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम युवाओं को समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। पहला आपने कहा कि हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे। हाँ। दूसरा आपने कहा यूथ जो है, क्योंकि आप भी युवा हो तो बेहतर समझ सकते हो। हाँ। तो युवाओं के लिए आप काम करेंगे? डेफिनेटली सर, करना भी है, क्योंकि अभी देखिए जैसे मैं 2019 में भी जिला पंचायत सदस्य बना, तो मुझे पता था कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम आ रही होम स्टे की। तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपना काम करेंगे। तो मैं बड़ा प्रभावित था, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है उससे प्रभावित था। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वो सारी चीज़ें थी ना, उसमें फॉर्मेलिटी इतनी कर दी इसमें, तो आम आदमी कर ही नहीं सकता। मैं यह सोचा, मैं को चलो यार होम स्टे कर बेर, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा होम स्टे में क्या है कि आपका एक घर, आपके पास जैसे 2 कमरे हैं, 2 कमरों में से एक कमरा आपने सही कर दिया, शौचालय की व्यवस्था अच्छी कर दी, कहाँ से टूरिस्ट आ रहा है तो आपके यहाँ पर रहेगा, तो उसकी खाने पीने की व्यवस्था करन है, तुम जो तुम खसा वही खौन है, तो उमें वो जोले से रौनक रात का वो दिजाल, तो आपका एक सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो रहा था वहाँ से ना। तो वो अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उमें उन्होंने तो फॉर्मेलिटी कर दे, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने में उन्हें सालों लग जान। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं पॉली हाउस का काम करता हूँ, हॉर्टिकल्चर बोर्ड में क्या होता है, NHB से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में अगर आप फॉर्मेलिटी करते हैं तो आपने पटवारी जन एक पहुँचनी, यहाँ जन एक लोग माने पटवारी जन एक पटवारियाँ आपको तय उन्होंने आज नापने में फुर्सत नहीं रहे। तो आप ये देखिए ना, हमारा करने वाला व्यक्ति जो करना भी चाह रहा है ना, वो बेचारा खुद ही इतना पीछे, उसको सपोर्ट का है। देखिए कहीं काश्तकारी की बात करते हैं, हमारे बीच में यहाँ पर पंतनगर यूनिवर्सिटी है, हमारे लोगों को आधे अधर में छोड़ दिया जाता है, उनको कोई प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ना उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है कि भाई आपको करना क्या है। पंतनगर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, आपको यहाँ पर बैच बना के ले जाने चाहिए, नई नई टेक्निक आ रही है, किस तरह से आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी काश्तकारी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी तुम्हारे पास 8 नाई जमीन से 10 नाई जमीन से, आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है तब भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या है कि हमारे पास प्रॉपर चैनल नहीं, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, उसी सिस्टम की कमी है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे हेल्थ में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे फार्मिंग में है, लेकिन वो सपोर्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, वो सपोर्टिव नहीं है जी। क्योंकि पटवारी तो है, लेखपाल भी है, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ जानी है तो वहीं काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी विलम्ब हो जा रही।
अब कारगिल जो पटवार के कहाँ रौन जाए तुम बताओ, हाँ। गाँव में रौन जाए, हाँ। ग्राम पंचायत अधिकारी के कहाँ रौन जाए, गाँव में हाँ, रौन जाए, गाँव में। ग्राम विकास अधिकारी के गाँव में रौन जाए, या रोजगार सेवक धर रहा उकल्ले गाँव में रन जाए, हम्म, कहाँ रोनी उनको हिरन पड़ना वेल को कहाँ से आज ब्लॉक में आज तो नहीं आया, आज फोन करो वेल को आज मैं कहीं गया हूँ, जबकि वो बने ही एक ग्राम पंचायत के स्तर के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं रहता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं कारके जी। मैंने नहीं, ये बातें छोटी हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट एक आम जनजीवन में बहुत बड़ा कारक बनता है उसके आगे बढ़ने में। कारके जी हमारी जो आम जनता है ना, वो उनकी बहुत बड़ी आकांक्षाएं नहीं है, उनकी आकांक्षाएं बहुत छोटी छोटी हैं। मैंने ये महसूस करा है कि एक आय जाति स्थायी बनौन में ही ने 2-3 जन लग जानी उनको, अगर ओखो कांड बटी कोई हो यहाँ तहसील में अगर आय जाति स्थायी बनौना के लिए वो एक दिन आता हूँ घूमो नहीं तुम्हारे परिवार से जो फोटो स्टेट आएगा नहीं लाओ ओरिजिनल लाओ, या तुम्हारी यह गलत है उस गलत है कभी ने उनको कोई ये समझा नहीं हुआ कोई से कि यार चल के बात नहीं, हम यहाँ छा न हम अधिकारी तबे तो छा तुम्हारा काम करने के लिए जी, चल के बात नहीं है चल। लेकिन जब जाने कोई 500 रुपये धोने निकले जो ने तब जाने को चलते रहो, ये मैंने परेशानियां महसूस करी हैं सर, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और उनकी ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी ये सोचती कि मैं सरकार बहुत कुछ दे दो मेरे घर भर दो, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल छोटी सी उनकी ज़रूरतें हैं, वो छोटी ज़रूरतें भी उनके लिए वो आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो आप जिला पंचायत सदस्य भी अभी वर्तमान में हैं जी, और प्रधान भी रहे हैं जी सर, और काम करने का अनुभव भी आपको है जी। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस काम के दौरान आपको कुछ ऐसा चीज़ें भी रही होंगी जो आपको इनकरेज करती हैं कि ऐसे होना चाहिए, और कुछ ऐसी भी चीज़ें रही होंगी जो आपको लगती है ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कारके जी, मैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो आगे की तैयारी भी कर रहे हैं ना, वो सपने देखना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जब सपने देखेंगे तभी वो हकीकत में बदलेंगे। सही बात। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब ननान छो ने 19 में रामलील लाक्षी हमारे तली, तो ताऊ जी लिच्छी हम होके अपन साथ में, तब मैं देख ताऊ जी हमको तो छोटे जैसी पसील फील्ड में बैठोना और अपना आगे बैठ जाते थे स्टेज में। तो मैं सोचता था यार ये अपना तो स्टेज में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि माँ साहब टीचर थे प्राइमरी में तो उनका सम्मान होता था। ठीक हुआ। तो वहाँ स्टेज में लहजे सी और पसील बैठी। अब मैं मेरी हाइट भी छोटी थी तो बैठ जाते थे, आगे दिखता कुछ नहीं था। तो एक चीज़ थी महसूस होती थी। तो क्या हुआ, अब समय बीतता रहा, उसके बाद मैं ग्राम प्रधान बना तो मुझे यहाँ पर कॉल में आमंत्रित किया। ग्राम प्रधान जब मैं बना तो उन्होंने कहा रात की रामलीला लगती है, आइए स्वागत है। तो मैं जैसे ही जा रहा था ना तो मेरा वो फ्लैशबैक मेरे को नजर आया कि यार वो समय था कि यार जब मैं पीछे बैठा रहता था और मुझे 2 लोग आए स्वागत करके और मुझे वहीं स्टेज में लेके गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हाँ चलिए जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं साकार हो रहे हैं। तो ऐसा तो इंटेंशन कुछ नहीं था कि वहीं बैठ के आगे जाना है, बिल्कुल, लेकिन एक ये था कि हाँ जाना है वहाँ आगे। नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा लोग हैं वो सपने देखना ना छोड़ें, क्योंकि जब सपने देखेंगे तभी होंगे। जब मैं ग्राम प्रधान था तो एक बहुत ही मुश्किल रोड थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने खुद ही हथौड़े और सब्बल चढ़ाए। उसी समय पे एक मूवी भी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ज़रूरी भी है कि आप ऐसे मार्गदर्शन वीडियो भी देखें। तो जब वो डायलॉग मारता था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हमने भी वही करा और लास्ट में जो है हमने उस रोड को पहुंचाया सर। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि आज का जो प्रतिनिधि है जी, और जो बातें हम कर रहे हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना अनुमान है कि हम लोगों ने जितने भी प्रतिनिधि देखे, जो भी गांव के मुखिया हैं या जो भी हैं, वो लोग भी मुझे लगता है कि जिस अवधारणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस आपको भी होता है? कारके जी, अपनी तरफ से सब लोग प्रयास करते हैं। अच्छा। मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ जितने युवा ग्राम प्रधान बने हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यार हम खरे उतरें, लेकिन ऊपर से जो सिस्टम है ना उसकी वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। समस्या ये है क्योंकि ऊपर से इतनी बाउंडेशन है, इतनी चीज़ें हैं, तो वो लोग कर ही नहीं पाते हैं। वो चाहते तो हैं कि हम लोग करें काम, अगर बजट आएगा तो कौन जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि अपने ग्राम सभा में लगाएं। मैंने तो ये महसूस करा है साहब, यह आम से पूरा कतुक वो एक पूरा मकान सड़ गया मल्ली बटी, उसकी जो लकड़ियाँ हैं सड़ गई हैं। तो मेरे से बोली जन कतुक ग्राम प्रधान आएगी कतुक बदेगी, लेकिन ये हुन न मेरे कोई मकान न बनोना है। मैंने को हुआ लेना ये सरकार तसी रोलित, मैंने को तो ब्रहंदी, मैंने को सरकार बदवा कि तब हुआ, क्योंकि सरकारें वही हैं। 20-21 सालों से हम लोग देख रहे हैं रोटेट वही हो रहे हैं जो पहले से प्रयास कर रहे हैं।
तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, नहीं, इसलिए एक चीज और ना, क्योंकि आपसे बात आपकी बात कर रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, हाँ और सरकारें तो बदल जाएंगी, हाँ लेकिन जो काम करने वाले हैं वो तो बने हैं, हाँ, तो फिर क्या फायदा, सरकारें बदलने से क्या होगा? बिल्कुल। कुछ ऐसे युवा आ रहे हैं क्योंकि सिस्टम अच्छा। सब कुछ चेंज हो रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और अच्छी बात यह है कि जितने भी युवा आ रहे हैं आजकल, सब लोग पढ़े लिखे समझदार आ रहे हैं, उनका भी अपना भी दायित्व होता है। जैसे मैं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ बन के जाता हूँ तो मेरी अपनी भी कुछ भागीदारियाँ रहती हैं। जैसे मैं ग्राम प्रधान लेवल में था तो मैं स्कूलों में चले जाता था, एक क्लास ले लेता था बच्चों की कि हाँ यार चलो मैं देखता हूँ किस तरह से हैं लड़के लड़कियाँ, किस तरह से हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैं अपना एक प्रोजेक्टर लेके ना मैं चले जाता था स्कूलों में, इंटर कॉलेज की लड़कियों को, तो उनको तमाम मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाता था और साथ में दिखाता था कि किस किस तरह से लड़के और लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं। तो फिर पता लगता था कि यार यो फलाना टीचर ही नहीं है, ना ये टीचर है, ना प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ क्षेत्र में देखिए प्रिंसिपल तक नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब एक जो हम प्रिंसिपल कहते हैं कि मतलब जिस स्कूल का एक प्रिंसिपल ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर का क्या स्थिति रही होगी। तो वो सिस्टम है, सिस्टम सही होता तो फिर उनको और चीज़ें सब चीज़ मिलती। तो हमारे तो हर जगह से ही सिस्टम की थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बिल्कुल, एक जगह एक डायलॉग था कि जैसे तुमने हमें रुलाया वैसे तुम्हें रुलाना है, सिर्फ खिलाड़ी बदल गए हैं, बाकी खेल पुराना है। हाँ। तो उससे टाइप ऑफ जस्ट लगा, सिस्टम बदलने की बात है। बिल्कुल। आज सागर पांडे हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, ये प्रजातंत्र में होते रहेगा। हाँ। लेकिन अगर जो सिस्टम है, जो इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य भूमिका निभाता है, वो अगर उसमें अगर हम सकारात्मक कुछ बदलाव ला पाए। अच्छा, मैं आपको ना कारके जी एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे हाथ में, आप लोगों के पास घर में हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। हाँ। एंड्रॉयड फ़ोन आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। जब मैं तुम सब चलो सा फेसबुक ले चलो सा, व्हाट्सएप ले चलो सा, इंस्टाग्राम ले चलो सा, ट्विटर ले चलो सा, जो तो ये सोशल मीडिया है सब में एक्टिवेट हैं घर में हर कोई व्यक्ति। लेकिन कभी आपको ये एहसास हुआ कि हम इससे और बेहतर काम किए जा सकते हैं? जैसे सपोज करो कि किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, स्थायी प्रमाण पत्र बनाना है, या मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, क्या हमें नहीं लगता कि वो घर से ही अगर हम अप्लाई करें बन सकता है? क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट की साइड या फिर किसी भी कोई भी साइड है, वो सब फोन से ही चल जाती हैं आजकल। गूगल सब कुछ, गूगल देवता में सब कुछ सचाल है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिस्टम में ही कमी है? अगर वही चीजें कर रहे हैं हम लोग, वहाँ जानू ई डिस्ट्रिक्ट के जनाधार में कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, सीएससी सेंटर, यही तो चीजें तो दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग, मतलब जो सरकार है वो उनको परेशान कर रही है। नहीं तो आप घर में ही अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ों को। आप उनके नाम, थोड़ा आपने नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और उसके नीचे अप्लाई कर देना है, और एक लिमिटेड अमाउंट रख देनी है कि हाँ 1200 रुपये की आपकी इनकम है या फिर 2000 की है। वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड के बाद आगे चली जाएगी पटवारी के उसमें, पटवारी से आगे तहसीलदार के, तहसीलदार से आगे, यही तो प्रॉपर चैनल है। इन प्रॉपर चैनलों में क्यों ना डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए? 2014 से अगर हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, तो वो डिजिटल इंडिया क्या हम फेसबुक व्हाट्सएप तक ही सीमित रह गए? वो तो तब लगता जब हम वाकई में इन चीज़ों को फॉलो कर लेते। ज़्यादा कोई इसमें ऐसा थोड़ी कि बहुत ही टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐप तो तमाम बन जा रहे हैं, ऐप तो ऐसे भी चल जा रहे हैं। तुमने सुना होगा बारिश इधर उधर से भी कर देनी होगी तो तब भी ऐप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम ही तो हैं जो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि अभी की गवर्नमेंट भी कर सकती है इसको, अप्लाई कर दीजिए, दे दीजिए। ई डिस्ट्रिक्ट है उसमें दे दीजिए, सब लोग आए जाती इस घर से बना के दे देंगे। परिवार रजिस्टर बनवाने के लिए 4-4 5-5 दिन दौड़न पड़ना। अच्छा, अब क्या हो गया, वो डोंगल सिस्टम कर दिया। हमारे टाइम में ग्राम प्रधान में क्या होता था, सिग्नेचर करते थे ग्राम विकास अधिकारी और हम तब चेक से रुपया निकलता था। आजकल डोंगल सिस्टम कर दिया। पहले के प्रधान जब हुई ने प्रधान, तब वो जो बैग रहता था सेक्रेटरी संभालता था सब चीज़, प्रधानों को उन्हें पास हुई। आज जो एजुकेटेड जो प्रधान है उनके भी डोंगल सिस्टम तक उनके पास रह रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारियों के पास। वो फोन करते हैं, साहब मेरा वो लगा देना तो जरा डोंगल का मतलब आपके डिजिटल सिग्नेचर जबकि आपके पास होने चाहिए। आप अथॉरिटी हो, ग्राम प्रधान अथॉरिटी होता है तो उसके पास होने चाहिए। लेकिन है किसके पास वो ग्राम पंचायत अधिकारी, हाँ ठीक है लगा दूंगा, अभी थोड़ी देर में, टाइम नहीं है, ये समय है। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित और साक्षर होने में सर इतना ही अंतर है। आज हर कोई शिक्षित है, पहले वो प्रौढ़ शिक्षा चलती ना। नहीं, शिक्षित और साक्षर तो वो वाइन की बोतल में भी लिखा रहता है बाहर से, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उतना ही पढ़े लिखे तो सब हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन फिर भी पी जाते हैं। तो मेरे को लगता है पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। हमारे बुजुर्ग को कहेगा पढ़न हमें ज्यादा गुणन। बहुत बढ़िया साहब।
नहीं कार्की जी बहुत बढ़िया है आपकी बात ये, क्योंकि वाकई में हमारे साथ में ये तो पुरान छे ने जनरल के ने 5 पढ़े सही। लेकिन उनके पास बुद्धि इतनी है, सब कुछ उन्होंने जीवन के अनुभव तजुर्बे बहुत सारे हैं। आज शिक्षित होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसको साक्षात्कार करना, उसको धरातल में अप्लाई करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपसे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ इस बात को करने का मतलब भी यही था कि छोटी छोटी चीजें हैं और लोगों की जरूरतें भी छोटी हैं। हाँ। बस हमें उनके उस भाव को, उनकी उस पीड़ा को महसूस करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जाते जाते आप हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत धन्यवाद कार्की जी, आपने मुझे सम्मान दिया। मैं चाहता हूं कि आपका इसी तरह से आप उन्नति करते रहें और आपका कुमाऊं वाणी आगे आगे तक जन जन तक पहुंचे। और आज इस कुमाऊं वाणी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ जो है गांव-गांव तक जाए। और मैं आपसे भी जितने बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की पीड़ाओं को महसूस करा है पिछले 2014 से आज 8 या 9 साल मुझे हो जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो मैं देखता हूँ महिलाएं भी आज पीड़ित हैं किसी तरह से। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और जो युवा पीढ़ी है जो चाहती है कि कल हमारा एक सुनहरा भविष्य हो, मैं चाहता हूं कि आपका वाकई में सुनहरा भविष्य हो। उसके लिए आप थोड़ा सा सहयोग करें और जितना भी आप मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, साक्षात्कार हो, वो धरातल पर महसूस करें और आप अपने परिवार के लिए और अपने क्षेत्र के लिए एक नाम रोशन करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।